बैक स्टूडेंट्स टू लेसन नंबर 8। आज का हमारा फ्रेश टॉपिक रहेगा जीव यंत्रिका और खेल के बारे में। यानी आज हम बात करेंगे क्या है बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स में ये क्या रोल प्ले करती है। बात करी जाए तो जीव यंत्रिका की परिभाषा को हम पहले देखेंगे। शारीरिक शिक्षा का एक उपविषय है जीव यंत्रिका अथवा बायोमैकेनिक्स कह सकते हैं। बायोमैकेनिक्स शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, बायो और मैकेनिक्स। बायो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जीव या जीवित वस्तुएं, अथवा मैकेनिक्स शब्द जो है वो संबंध रखता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से और उन शक्तियों से जो वस्तुओं पर लागू होती हैं या जो गति को निर्धारित करती हैं। जीव यंत्रिका का मुख्य उद्देश्य जीवित प्राणियों की गति व उनकी शक्ति का प्रयोग करना होता है। अगर हम बैरेट की डेफिनेशन देखें तो स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। यानी जो जीव यंत्रिका है वो एक मशीन के रूप में शरीर का अध्ययन है। शरीर का ये अध्ययन उन आंतरिक और बाहरी शक्तियों को देखने में या दिखाने में हेल्प करता है जो शरीर पर लागू होती हैं तथा गतिविधियां जो ये शक्तियां उत्पन्न करती हैं। आगे बात करें तो कैसे ये जीव यंत्रिका हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीव यंत्रिका के माध्यम से एक तो आपका जो प्रदर्शन है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के परिणामों की प्राप्ति होती है और इससे अलावा आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी एनहांस कर सकते हो, अपनी जो आउटपुट है उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। सो हियर वी डिस्कस जीव यंत्रिका का क्या महत्व है या क्या आपकी इम्पोर्टेंस है। नंबर 1, मानव शरीर को समझने में सहायता प्रदान करती है। देखा जाए तो एथलीट में कुछ मांसपेशियां समूहों की क्षमता या सहन क्षमता, गतिविधि की गति या किसी गतिविधि तकनीक के विशिष्ट पहलू के लिए सीमित होती है और कुछ खेल कौशलों में मोटर टास्क के निषेधन हेतु आवश्यक क्षमताओं की पहचान आसान नहीं होती है। इसके लिए आपका जो जीव यंत्रिका है वो काफी अच्छा विश्लेषण बनता है, आपका काफी अच्छा ग्राउंड बनता है आपकी बॉडी को समझने के लिए। नंबर 2 आता है खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाने की मदद करता है। जीव यंत्रिका का मुख्य उद्देश्य जो है वो खेलों के प्रदर्शन में सुधार लाना है। जीव यंत्रिका के माध्यम से कई खेलों में सुधार लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि दौड़ की उपयुक्त जो जीव यंत्रिका है अगर उससे पता हो तो आपको जो चोट है उसके लगने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और आप अपने आप की जो टेक्नोलॉजी है, जो आपका काम करने का तरीका है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 आता है हेल्प इन इम्प्रूविंग ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो जीव यंत्रिका के जरिए एथलीटों के प्रशिक्षण को सुधारने में मदद मिल सकती है। किसी भी एथलीट की तकनीकी अपूर्णताओं के विश्लेषण द्वारा प्रशिक्षकों यानी कोचेस उस एथलीट के सुधार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के प्रकार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तकनीक के सुधारने में सहायता प्रदान करना यानी इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। अगर इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक की बात की जाए तो खिलाड़ी के प्रदर्शन में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक की मुख्य भूमिका होती है। तो खेल तकनीक किसी भी खिलाड़ी की चाल होती है जिससे वह किसी खेल की गतिविधि की आवश्यकता अनुसार जो है वो अपना चेंजेस करता है या शारीरिक क्रियाएं करता है। शिक्षक व प्रशिक्षक द्वारा जीव यंत्रिका जो है बायोमैकेनिक्स जो है की मदद से तकनीक में सुधार के जरिए छात्रों या खिलाड़ियों की गति या चाल ठीक की जा सकती है। इसके अलावा पढ़ने व सीखने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है आपकी बायोमैकेनिक्स यानी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जीव यंत्रिका को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में प्रत्येक शरीर की क्रियाओं में किसी न किसी प्रकार की गतियां होती रहती हैं। जीव यंत्रिका शरीर की परिशुद्धता या यथा आपकी जो शक्ति है उसमें आपको सहायता प्रदान करती है। नंबर 6 आ जाइए, उपकरणों को सुधारने के अंदर सहायता करना यानी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स। देखा गया है कि जीव यंत्रिका के उपयोग से जो खेल उपकरण हैं उनको बेहतर रूप से और अच्छे तरीके से बनाया जाता है। जैसे वर्ष 2000 में ओलंपिक के बाद नए वॉल्टिंग उपकरण को लाया जाना पिछले दशकों के में जिम्नास्टिक उपकरणों में की गई प्रकृति का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बना।
सो आपकी जो जीव यंत्रिका है वो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स को चेंज करती रहती है और बढ़ोतरी करती रहती है। इसके अलावा हेल्प्स इन प्रमोटिंग सेफ्टी यानी सुरक्षा को बढ़ावा देना। जीव यंत्रिका खिलाड़ियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती है। जब एक खिलाड़ी चलता है या किसी भी प्रकार की गति करता है तो उसका जो स्नायु स्थान है यानी जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपको संकुचन के द्वारा निर्देशित करता है कि आपको किस तरह से मूवमेंट लेनी चाहिए ताकि आपकी मिनिमम एनर्जी के साथ मैक्सिमम गतिविधि हो सके और अपने आप की आप सेफ्टी बनाए रख सके। लास्ट आता है चोटों से बचाव करने में सहायता प्रदान करना यानी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इंजरीज। अगर इसकी बात करें तो खेल जीव यंत्रिका का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि कैसे वह खेल चोटों से बचने में हमें सहायता प्रदान करती है। बार बार चोट लगे हुए खिलाड़ी की तुलना में एक स्वस्थ खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में, जहाँ पे हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन को पढ़ने वाले हैं। सो पहला हम करेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन जो है वो गतिविधि तब होती है या फ्लेक्शन गति तब होती है जब एक जोड़ के साथ जुड़ी दो हड्डियों के बीच एक का कोण कम हो जाता है। जब आप अपने घुटने के जोड़ को मोड़ते हैं और जो टांगों के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं या पैर के निचले हिस्से के बीच का कोण घटता है, तब आपके केस में आपको फ्लेक्शन दिखता है। फ्लेक्शन के उदाहरण में आप टक जंप, फ्रंट डंबेल रेस या फिर बाइसेप्स कर्ल शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटेंशन। अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन एक कोणीय गतिविधि है जिसमें गतिविधि के दौरान जोड़ों के कोण के अंदर खिंचाव के कारण हड्डियों के बीच दूरी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं पैरों को घुटने से सीधा करना या वजन नीचे रखने के दौरान हड्डियों का दूर हो जाना। दिस इज द केस ऑफ एक्सटेंशन। अगला बात करते हैं हम अबडक्शन के बारे में। अबडक्शन जो है दैट मीन्स अबडक्शन में क्या होता है कि आपके शरीर के मध्य भाग से दूर की ओर होने वाली जो गति है उसको हम अबडक्शन कहते हैं। और जब आप खड़े होकर अपनी टांग को अपने शरीर के मध्य भाग से दाईं या बाईं ओर ले जाते हैं तो आप अपनी टांग का अबडक्शन कर रहे होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आपका आर्म डंबल साइज रेंज हो जाएगा, स्टार जंप हो जाएगा, हिप अबडक्शन मशीन हो जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा अबडक्शन का, यानी हाथ को ऊपर की ओर उठाना भी आपका अबडक्शन में आने वाला है। आगे आ गया अडक्शन। अडक्शन एक कोणीय गतिविधि है जिसमें जोड़ शरीर के मध्य रेखा के पास आते हैं, जैसे हाथ का नीचे लाना। उदाहरण के लिए आप पुल डाउन करना कह सकते हैं या हिप अबडक्शन मशीन जो है वो शामिल होती है जो आपको आपकी कमर के पास चीजों को लेकर आती है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है हमारे न्यूटन्स के लॉ या न्यूटन की गति के नियम और इनके खेलों में प्रयोग। सो नंबर 1 आता है जड़ता का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें। जड़ता का नियम गति के नियम का पहला नियम है जिसके अनुसार एक स्थिर वस्तु गतिहीन अवस्था में रहती है अथवा एक गतिशील वस्तु समान गति में एक रेखा में चलती रहती है जब तक कि कोई बाहरी शक्ति उससे अपने अवस्था बदलने के लिए विवश न करे। उदाहरण के तौर पे अगर आप बॉल को आपने जमीन पे रखा हुआ तो वो जमीन पे पड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप उसको जोर से फेंकेंगे तो वो हवा में तब तक रहेगी जब तक कि उसके ऊपर फ्रिक्शन यानी घर्षण नहीं लग रही है, तब तक वो हवा में रहेगी। घर्षण के कारण उसकी स्पीड जो है वो कम हो सकती है। नंबर 2 आता है आपका त्वरण का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये गति का दूसरा नियम है और इसके अनुसार किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन इसके द्वारा उत्पन्न शक्ति के प्रत्यक्ष रूप में समानुपातिक तथा उसकी सहित यानी मास के विपरीत क्रम में आपको मिलता है। ये नियम बताता है कि गतिशील अवस्था की तुलना में यदि स्थिर अवस्था से दौड़ आरंभ की जाए तो एक निश्चित समय में पर्याप्त गति प्राप्त करने में अधिक शक्ति लगने की आवश्यकता पड़ती है। ये नियम एक विभिन्न खेलों में लागू होता है। उदाहरण के लिए आप रिले दौड़ों में देख सकते हो, जैसे कि अभी आप देख भी पा रहे हैं, आपके बैट्समैन ने फोर्स लगाया, फोर्स ऊपर की तरफ गया,
मास इसका यहाँ पे था, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मास एक्सेलरेशन है उसको डिस्क्राइब करता है। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकते समय अपने हाथों को पीछे ले जाता है। शुरू में बॉल एक निश्चित चाल से चलती है। खिलाड़ी को बॉल अपने हाथों में रोकने के लिए उस पर बल लगाना पड़ता है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो बेसबॉल में जो खिलाड़ी है उसे दूर फेंकने के लिए उसे जोर से मारता है। आखिरी लॉ आया हमारा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जो कि हम कहते हैं इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया को सदैव बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार एक धावक अपने पैरों से धरती को बलपूर्वक धकेलते हैं, जिससे उसे आगे बढ़ने में समान शक्ति प्राप्त हो सके। आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, वॉकिंग का आ गया, स्विमिंग का आ गया और बास्केटबॉल का आ गया। जब आप वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, तो जब एक व्यक्ति पैदल चलता है तो अपने पैरों से धरती पर पीछे की दिशा की ओर दबाव देता है। इसके फलस्वरूप जो धरती है उसको आगे चलने के लिए धकेलती है। इसके अलावा नेक्स्ट आया आपका स्विमिंग। अगर स्विमिंग की बात की जाए तो एक तैराक आगे बढ़ने के लिए अपने हाथों और पैरों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है और परिणाम स्वरूप जो पानी है वो तैराक को आगे की ओर धक्का देने में काम आती है। बास्केटबॉल की बात की जाए तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी जब ड्रिबल करते हैं तो बॉल नीचे की तरफ जाती है, ड्रिबल करती हुई शक्ति लगती है। बॉल जो है फर्श से शक्ति वापस लेती है और ऊपर की ओर बाउंस बैक करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके अबाउट फोर्स के। और ये फोर्स में आप देख भी पा रहे हैं कि फोर्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका ये है, अगर फोर्स लग रही है तो वो मास और आपके गुरुत्वाकर्षण के प्रोडक्ट यानी उसके मल्टीप्लिकेशन के अनुकूल आती है। और ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अगर स्विमर, जैसे कि हमने बात की स्विमिंग करते हो कैसे अपने आप को आगे की ओर धकेलता है, या फिर एक नावक भी अपने आप को किस तरह से पैडल मार के आगे की ओर धकेलता है। और इसके साथ ही मैं पार्ट 1 खत्म करती हूँ लेसन नंबर 8 का। सो आपको इसके साथ अटैच वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स दी जा रही हैं। प्लीज कंप्लीट देम। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे सेफ, स्टे होम।